नमस्कार। शिक्षा वो प्रकाश है जो व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों तरह के अंधकार को मिटाता है। शिक्षित व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, आत्मनिर्भर होता है और अपनों के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने समय समय पर शिक्षा नीति में बदलाव किए। ये शिक्षा नीति है क्या, क्या बदलाव हुए हैं, कितना लाभ हुआ है, इसी बात पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर अनीता सिंह जी से, बीएड विभाग। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, ये शिक्षा नीति में जो बदलाव समय समय पे हो रहे हैं, उसमें आपका क्या राय है? एनईपी क्या है? जैसा कि ब्रिजेश जी आप जानते ही हैं कि 2020 का वर्ष हम सब के लिए बड़े परिवर्तन और बदलाव का वर्ष था जी। और उस वर्ष को हम कभी भूल नहीं सकते। उसी वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारे भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी और कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। उन्होंने अपनी सिफारिशें इस वर्ष प्रस्तुत की और उसे मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारे भारत की शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य एक ऐसे शैक्षिक तंत्र का निर्माण करना था कि जो हमारी भारतीय परंपराओं को, संस्कृति को साथ लेकर, सहेज कर एक नए कलेवर में एक ऐसे समावेशी, समतामूलक समाज का निर्माण करे कि जिसमें सभी के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, सार्वभौमिक, समावेशी और एक ऐसे समाज का निर्माण करे जो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में मदद करे। उसी के संबंध में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि हम अपनी परंपराओं को सहेजते हुए, अपने मूल्यों को सहेजते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करें। मैडम, ये जो शिक्षा की संरचना आई है 5+3+3+4, पहले 10+2 हुआ करता था। बिल्कुल। तो ये क्या है, हमारे दर्शकों को आप आसानी से बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बड़ा ही मूलभूत अंतर है हमारी जो पहले की शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति से, और ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, इसमें ये एक बड़ा भारी परिवर्तन किया गया कि पहले जो हमारी 10+2 की शिक्षा नीति थी उसके स्थान पर ये एक नया शैक्षणिक ढांचा प्रस्तुत किया गया, जिसे 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें ये जो 5+3+3+4 ये 4 स्टेजेस हैं। इसमें पहली स्टेज जो है वो फाउंडेशन स्टेज, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए तभी हमारा घर सुदृढ़ बनता है, उसी तरह से ये शिक्षा की नींव है। 5 इयर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें पहली बार पूर्व शिक्षा के पूर्व की बाल्य, जैसे अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात की गई है। ये 5 वर्ष जी। इसमें ये 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है और इस अवस्था में चूंकि, और ये आपको मैं बताऊं कि ये बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस पर आधारित है, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा में। नहीं मैडम, ये 5+3, ये 5 क्या है? 5 अप टू कितने क्लास तक है? ये है कि आंगनबाड़ी जो प्री स्कूल स्टेजेस होती हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। और ये प्री स्कूल और प्लस क्लास 1 और 2, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ये स्टेज तय की गई है। और इसी स्टेज में बच्चों का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है स्टार्ट होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। तो ये 5 वर्ष जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। और इस स्तर पर बच्चों को उनके भाषागत विकास को ध्यान में रखते हुए खेल कूद के द्वारा और गतिविधियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर प्रदान की जाती है। इसके बाद जो 3 इयर्स की स्टेज है, 5 के बाद 3,
ये स्टेज जो है इसे हम प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से, हमारी शिक्षा नीति में उसे तैयारी स्तर या प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, जो नींव के बाद अगली स्टेज है। इस स्टेज में 3 वर्षों का कार्यकाल, बच्चों का जो आयु है वो 3 वर्षों की है। वहाँ हम बच्चों की बात करते हैं 3 से लेकर 8 वर्ष तक। यहाँ 8 से 11 वर्ष के बच्चों को कंसिडर किया गया है। और यहाँ कक्षा वहाँ 2 तक की बात है, यहाँ 3 से 5 की बात है। मैंने 3, 4 और 5 जी, कक्षा 3, 4 और 5 की बात है। और इस स्तर पर ये ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर बुनियादी साक्षरता, आधारभूत साक्षरता और प्लस गणितीय योग्यता, जो संख्यात्मक योग्यता है, उसका बुनियादी ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाए और ये भी गतिविधियों पर आधारित हो। और फिर तीसरा स्तर हमारा है मिडिल स्टेज। इस स्टेज पर यहाँ हमने 8 से 11 वर्ष के बच्चों की बात की है। तीसरे स्तर पर 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कक्षा 5 से लेकर 8 तक, यहाँ उनको गणित और साक्षरता के साथ साथ मानविकी, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता 6, है। 7, 8 जी। और चौथा स्तर जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज है और इस स्तर पर 4 वर्षों की बात है, जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जी। और उम्र है 12 से 18 साल जी। और इन बच्चों 14 से 18 वर्ष की बात है और कक्षा 9 से 12 जी। और इस स्तर पर बच्चों की सोच विकसित हो चुकी होती है। उन्हें आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, इन सब पर फोकस किया जाता है। अच्छा मैडम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्राचीन जो संरचना थी और प्राचीन शिक्षा नीति है जी, उसमें कहाँ गड़बड़ी थी कि उसको ये इम्प्लीमेंट किया गया, या उन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मूलभूत अंतर ये है कि वो जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें मुख्य रूप से सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता था जी। और ये जो हमारी शिक्षा नीति है ये समग्र विकास पर, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर, समावेशी शिक्षा पर और साथ ही व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। इसमें हम और अपने बच्चों को 21वीं सदी के जो लक्ष्य हैं उसके अनुरूप तैयार करने का प्रयास करती है ये शिक्षा नीति, क्योंकि अब प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हो रहा है। विकास के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत आवश्यक है और उस क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बच्चों को उनके आत्मनिर्भर बनाना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, उनकी जो क्षमताएं हैं, रुचियां हैं, योग्यताएं हैं, उन सब को एक साथ विकसित करने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। माफ़ कीजिएगा मैडम, प्राचीन शिक्षा पद्धति में भी बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी बनाना, उनको स्वावलंबी बनाना, ऐसे भी तो बहुत से लोग हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि अभी इसको इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है? बहुत से लोग हुए हैं निश्चित तौर पर, परंतु इस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, जिससे बच्चे उसी उम्र से अपने आप को स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर हों और साथ ही जो हमारे स्थानीय उद्योग हों, उन उद्योगों से कोऑर्डिनेशन करके तालमेल बिठाकर उन्हें उस योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पद्धति प्राचीन शिक्षा नीति में नहीं थी। अच्छा। ये हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी, कि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उसी उम्र से, कक्षा 6 की आयु से ही उन्हें उन सारे विषयों का ज्ञान देना प्रारंभ कर देंगे जिससे कि वो व्यवसाय परक बने, रोजगार परक बने और वो आत्मनिर्भर बने। अच्छा, आत्मनिर्भर से मैम ये क्या एनईपी में ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा यूज किया गया जिससे बच्चा शुरू से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने? बहुत सारी ऐसी तकनीक है, जैसे बहुत डिजिटल टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे विषय जैसे कंप्यूटेशनल स्किल्स, कोडिंग, ये सारे विषय बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही पढ़ाए जाएंगे जिससे वो ये तय कर सके कि वो आगे चलकर क्या करना चाहता है। मतलब शुरू से ही ये बात हो। अच्छा मैडम, एनईपी जो आया हुआ है 2020 का, उसमें शिक्षकों को और विद्यार्थियों को कितना लाभ मिल रहा है या कुछ हानियां भी हैं? देखिए, कोई भी नीति आती है तो निश्चित रूप से उसके 2 पक्ष होते हैं।
उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। कुछ बुराइयाँ तो मैं नहीं कह सकती, चुनौतियाँ होती हैं। तो उसी तरह से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हितधारक हैं उन सब के पक्ष को इस शिक्षा नीति में कंसिडर किया गया है। और इसमें जैसे अगर आप शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों को जो नवीन प्रौद्योगिकी है उसके लिए एक फोरम का गठन किया जा रहा है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, किए जाने का प्रावधान है, जिसमें शिक्षकों को उससे जोड़ा जाएगा। जो अद्यतन तकनीकियाँ होंगी उनसे उनको परिचित कराया जाएगा और प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षक को प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपनी जो पाठ्यक्रम है उसको किस तरह से रोचक बनाएं, प्रभावी बनाएं और तकनीकी का प्रयोग करते हुए, ये एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही शिक्षक को, जैसा कि हम जानते हैं कि वो परिवर्तन का वाहक है, वो हमारे बच्चों को एक दिशा प्रदान करता है। तो इस शिक्षा नीति में शिक्षक को मार्गदर्शक का, प्रेरक का स्थान प्रदान किया गया है, राष्ट्र का निर्माता कहा गया है और वो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया को इसमें स्थान दिया गया है और शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायता करेगा। मैडम, जैसा आपने बताया 5+3+3+4 ये 10+2 के इक्विवेलेंट है, तो क्या एनईपी में हायर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया? उच्च शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को भी सबकी पहुंच वहां तक सुनिश्चित हो, हर विद्यार्थी तक उच्च शिक्षा पहुंचे और उसके साथ साथ उन बच्चों को समान रूप से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। और साथ ही इस शिक्षा नीति में एक बहुत ही बदलाव किया गया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का, कि ऐसा विकल्प देने का प्रावधान है जिसमें बच्चा जब चाहे, जिस स्तर पर चाहे अपनी शिक्षा को रोक सकता है और फिर वहीं से जुड़ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा में बच्चों को पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की बात है, जिसमें सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा और रिसर्चेस को, शोध को, अन्वेषण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके लिए भी नवाचार से उनको परिचित कराना और एक शोध फोरम का गठन भी किया जा रहा है, जिससे कि नए नए शोध होंगे और जिस क्षेत्र में रुचि होगी वो उसमें अपना योगदान दे सकेगा। धन्यवाद मैडम, आप यहाँ आई और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। 5+3+3+4 के बारे में बताया, बच्चों के बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक कैसी शिक्षा होना चाहिए, कैसा शिक्षण प्रणाली होना चाहिए, और ये एनईपी 2020 के बारे में लाभ और हानि के बारे में बताया। और हायर एजुकेशन में भी बच्चों कभी भी वो एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।